वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज हम कुंडली एनालिसिस के इस थर्ड सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम मैंने रखा है मिस पूर्व काली। इन्होंने मुझे अपनी कुंडली दी हुई थी और एनालिसिस करने के लिए कहा था। काफ़ी दिन हो गए और ये मेरी गुरु बहन भी हैं। तो खैर, एक चीज़ मैं स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि कुंडली एनालिसिस में सब बच्चों की कुंडली का वीडियो नहीं अपलोड हो सकता है, क्योंकि एक कुंडली एनालिसिस में काफ़ी घंटे लग जाते हैं। बिना देखे बेचारे तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। काफ़ी मतलब डीप अध्ययन करना पड़ता है अगर फुल एनालिसिस करनी हो। मैं जो भी यहाँ पर फल दे रहा हूँ ये मैं मतलब 70 to 80% ही मैं देख रहा हूँ कुंडली को, क्योंकि टाइम नहीं है इतना बोलने का, इतना डिस्कस करने का कुंडली एनालिसिस में। एक ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें सारी जानकारी एक साथ आ जाए। तो जिन बच्चों का कुंडली एनालिसिस अपलोड नहीं हुआ है वो ये ना सोचें कि मैंने उनकी कुंडली देखी नहीं। मैंने सबकी कुंडली देखी है और मैं कमेंट में इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में सबको बता दे रहा हूँ कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है मैं उसका सल्यूशन कमेंट में बता दे रहा हूँ। तो वो ये ना सोचे कि हमारा एनालिसिस क्यों नहीं अपलोड किया गया है। एनालिसिस सबका अपलोड नहीं हो सकता। एक वीडियो बनाने में करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और काफ़ी रिसर्च होती है वीडियो बनाने के पहले। और जब एनालिसिस होता है तो एनालिसिस में भी कई ऐसे सूत्र हैं जो आपकी कुंडली को यूनिक बना रहे हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करना, तर्क वितर्क करना, लॉजिक लगाना और फिर सूत्र को उस पर इम्प्लीमेंट कर देना, कैलकुलेशंस को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना, भाव देखना, डिग्री देखना, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो एक साथ सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं इतने छोटे छोटे वीडियोज़ में कुंडली एनालिसिस में। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं सबको बता देता हूँ। अब ये जो मिस पूर्व काली हैं, इनकी मंगल की महादशा चल रही है इनकी कुंडली के हिसाब से। और फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, दूसरे में चंद्र बैठा हुआ है, तीसरा घर खाली है, चौथे में शुक्र बैठा हुआ है और बुध बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और सिक्स हाउस खाली है इनका, सेवेंथ हाउस में मंगल और केतु बैठे हुए हैं, ठीक है। और आठवां घर इनका खाली है, नाइन्थ हाउस भी इनका खाली है, 10th हाउस में शनि और गुरु बैठे हुए हैं, 11th हाउस इनका खाली है और 12th हाउस भी इनका खाली है, ठीक है। तो एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कि मंगल की महादशा चल रही है। तो मंगल की महादशा चल रही है तो पहले ही हाउस से ही देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहले हाउस में इनके राहु है विथ नंबर 4, मतलब ये कर्क लगन की राशि है। अब ये घर किसका है? मंगल का घर है। और यहाँ कौन बैठा है? राहु, जो कि मंगल का दुश्मन है, ठीक है। विथ व्हाट स्वभाव? विथ 4 स्वभाव, मतलब 4 नंबर चंद्रमा के साथ बैठ गया है। तो अब ये जातक जो है, इसकी माता की तबीयत जो है खराब होगी, ठीक है, या उससे संबंध खराब होने लगेंगे। यहाँ राहु जो है 4th हाउस की हानि करना स्टार्ट कर देता है और क्योंकि ये मंगल के साथ आया है तो यहाँ पे स्ट्रगल दिखाई पड़ने लगती है। अब आने वाले 3 साल मिस पूर्व काली के लिए बहुत ही स्ट्रगल वाले होंगे और वो एक्टिव हो गए और ये अपनी इच्छा साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से पूरा करना चाहती हैं, ठीक है। और ये घर एक्टिव क्यों हुआ है? क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि राहु पर पड़ी हुई है। अब जो 7वीं दृष्टि पड़ी हुई है, मंगल यहाँ 7th हाउस में बैठा है उच्च का, और यही कंट्रोल कर रहा है पूरी कुंडली को। तो जब यहाँ पे ये उच्च का बैठा हुआ है और शादी वाले घर में बैठा हुआ है तो 100% तो शादी होगी ही होगी। और मंगल उच्च का है तो लव मैरिज होगी ही होगी। और इसको इनका अपना स्वभाव, मतलब मिस पूर्व काली का अपना स्वभाव इम्प्लीमेंट करवाएगा। राहु कहता है हम किसी भी कीमत पर शादी करेंगे, चाहे कीमत हमें कोई भी देनी पड़े, और इसके लिए इनका घर जरूर डिस्टर्ब होगा। और यहाँ पर राहु जो है इनके लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम्स देने लगता है, हेल्थ वाइज देने लगता है, या उनसे संबंध जो है लड़ाई झगड़ा वाला होने लगता है। अच्छा, और यहाँ पर जो भी मंगल होगा
जो 7th हाउस का मंगल है यहाँ पे इनकी रक्षा कर रहा है। तो इनके लिए मेरी सलाह है कि क्योंकि ये राहु के लग्नेश में भी हैं, कि ये हनुमान जी का रोज चालीसा पढ़ें। ये इनके लिए अति शुभ फलदायक होगा। इनकी शादी के लिए भी होगा और इनकी अपनी मतलब जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए भी होगा। अब दूसरे हाउस में इनका चंद्रमा है और ये एक्टिव हुआ है 5th दृष्टि से मंगल की। तो नंबर 5 के साथ है चंद्रमा और यह एक्टिव हुआ है मंगल की 8वीं दृष्टि से। जब मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ चंद्रमा पे पड़ी तो चंद्रमा थोड़ा संभल जरूर गया, ठीक है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर आता है तो फिर जो भी यहाँ पे जातक होता है उसने अपने घर में मंदिर बनाया होता है, उसमें उसे घंटी और बाकी जो मंदिर वाली चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा सा बुरा इफेक्ट देता है अगर आप अपने घर के मंदिर में घंटे वंटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे चंद्रमा आपसे कहता है कि और मंगल की जो दृष्टि है वो ये कहती है कि आपका घर से दूर जाने में ही भलाई है, और अगर आप घर में रहें तो यहाँ पर आप हमेशा दिक्कत में रहेंगे। अब 5th हाउस यहाँ पर है तो 5th हाउस यहाँ पर जो है क्या होता है, लव अफेयर्स का होता है। तो घर के अंदर घर में माता का मन खराब हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है कि घर वाले थोड़ा विरोध करें, इसलिए लव अफेयर्स के कारण यहाँ पे मेंटल टेंशन हो सकती है। अब हम आते हैं 3rd हाउस में। ये भी एक्टिव है क्योंकि बुध यहाँ पर एक्टिव हो गया है। बुध कहाँ से एक्टिव हो गया है, जब ये 3rd हाउस बुध की वजह से एक्टिव हुआ है। रिलेशंस विद ब्रदर्स विल बी लाइक एनिमीज, क्योंकि बुध के 3rd हाउस में 6वां हाउस आया हुआ है। तो मतलब आपके जो संबंध होंगे जो अपने परिवार से होंगे वो थोड़े से एनिमी टाइप के हो जाएंगे, बुरे टाइप के हो जाएंगे, क्योंकि रोग ऋण शत्रु जो दूसरा हाउस है 6th का वो 3rd में आया हुआ है। तो रिलेशन जो भाई बहनों के साथ होंगे वो एनिमी की तरह हो जाएंगे। 4थे हाउस में शुक्र बुध युति कर रहे हैं और ये 7 के साथ बैठा हुआ है। ये एक्टिव है मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल जो है 7th हाउस में खुद बैठा हुआ है तो उसने 7th हाउस को एक्टिव कर दिया है। अब 7th हाउस यहाँ 4th हाउस में बैठा हुआ है शुक्र और बुध के साथ। अब यहाँ पर ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस बच्ची की 110% शादी हो जाएगी। अब इसकी मर्जी है ये किससे करना चाहती है, किससे नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ मैंने भी कुछ दिन पहले भी एक कुंडली देखी थी, सेम कॉम्बिनेशन आया हुआ था और 110% उस बच्ची की शादी हो गई और इस बच्ची की भी शादी जल्दी ही होने वाली है, क्योंकि शादी का घर से ही इसका एक्टिवनेस स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ फिर नेक्स्ट हाउस में आते हैं 5th हाउस। 5th हाउस में सूर्य बैठा है और वो कुछ देने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने खुद के घर में बैठा है और 8वें भाव के साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ ये एक्टिव है क्योंकि ये घर भी मंगल की एनर्जी लिए बैठा हुआ है। यहाँ पर सूर्य जो है अपने ही राशि में अपने ही घर में बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत ये अच्छा परिणाम दे सकता है। वैसे तो सूर्य यहाँ पे अच्छा होता ही है क्योंकि उसका अपना हाउस है, इट्स वेरी कंफर्टेबल, पर क्योंकि उसकी डिग्री देखिए तो डिग्री में वो 14 डिग्री है, देने लायक है। तो राजसी ठाट बाट और तंत्र मंत्र विद्या, खास तौर पे मंत्र सिद्धि, ये बच्ची जरूर कर सकती है। और यहाँ पर ये गुड फॉर मनी है और लव मैरिज। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मंत्र सिद्धि तो सब सही है इस बच्ची की, पर इस बच्ची को चाइल्ड मैरिज में थोड़ा डिले हो सकता है शादी के बाद, ठीक है। अब 6वें घर में जब आते हैं और इसमें 9वां घर बैठा हुआ है, मतलब आप समझिए रोग ऋण शत्रु के घर में गुरु का 9th हाउस बैठा हुआ है, धर्म बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशंस होते हैं फैमिली के, जो फैमिली आपकी कह रही होती है वो आपका एनिमी बन जाता है। क्यों? ये रोग ऋण शत्रु का घर है, यहाँ पे धर्म का हाउस आया तो वो मैलिफिक होने लगा। अब जो घर के ट्रेडिशन हैं वो आप फॉलो नहीं करेंगे, वो आपके एनिमीज बन जाएंगे। घर की कोई परंपरा है, रीति रिवाज है, वो आप नहीं मानने के लिए तैयार है।
अब 7th हाउस में मंगल केतु एक्टिव है, तो यहाँ पर 10वां घर भी एक्टिव है। जब यहाँ पे 10वां घर भी एक्टिव है 7th हाउस के अंदर, ये मेन घर है जहाँ पर मंगल एक्टिव है, जहाँ मंगल बैठा हुआ है और वहीं से वो सबको कंट्रोल कर रहा है। तो ससुराल के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहिए ऐसे जातकों को, नहीं तो वो उनका सारा लुटिया डुबो देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ इस बच्ची को कि जब भी इसकी शादी हो जाए तो ये अपना ससुराल और मायका दोनों छोड़ के तीसरे घर में अपने हस्बैंड के साथ रहे तो ये सुखी रहेगी। इतना ये कर ले तो, नहीं तो ये अपने घर से थोड़ा दूर, जितना ससुराल और घर से दूर रहे वही अच्छा है, क्योंकि ससुराल वालों के साथ यहाँ मंगल टीम करा देता है, टीम अप हो जाते हैं, साथ में काम करने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ससुराल वाले तो हमारी साइड है, तो वो हमारा भला करेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। यही ससुराल वाले आपको परेशान कर देंगे, आपकी गृहस्थी में हमेशा परेशानी क्रिएट करने लगेंगे। इसलिए ससुराल वालों से अच्छा बना के रखें, पर उनके साथ कोई मतलब फाइनेंशियल काम नहीं करें, उनके साथ कोई टीम अप करने की कोशिश न करें, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर मंगल केतु एक और चीज़ बताता है कि जीवन साथी के साथ आपका मन मुटाव जरूर होगा और जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है। जीवन साथी को जॉब इशू होगा, क्योंकि यहाँ 10वां घर भी एक्टिव है और केतु के साथ है। अगर यहाँ मंगल अकेला होता तो बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन केतु ने आके यहाँ पे सारा काम बिगाड़ दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि बहुत ज़्यादा चांस है कि इनका जो क्या कहते हैं जीवन साथी है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स रखे। ये एक चांस है, एक कैलकुलेशन, ये सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तब फिर बहुत ही ज़्यादा वैवाहिक जीवन में परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगी। ये एक बहुत चांस है कि ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल 7th हाउस में है, मैंने कई ऐसी कुंडलियों में देखा कि उनके स्पाउस का या उनके हस्बैंड या उनके वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत जल्दी हो जाता है। और यहाँ तो मंगल उच्च का है और बहुत ही स्ट्रांग है, तो कायदे से कहने का कि इनका जो हस्बैंड होगा वो काफ़ी स्मार्ट, हैंडसम और स्ट्रांग होगा और काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, जिसकी वजह से उनकी कई गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं या कई महिला मित्र आगे भी बन सकती हैं। यहाँ पे मैं इस बच्ची को कहूँगा कि अपने हस्बैंड के लिए हमेशा सतर्क रहें, उन पर नज़र रखें कि कहीं वो दाएं बाएं ना हो। अगर आप सतर्क रहेंगी तो आपको कभी बुरे परिणाम मिलेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जीना हराम कर दीजिए, पर अपनी आंखें खोलिए, विश्वास करिए, पर आंखें खोल कर विश्वास करिए इस मामले में अपने हस्बैंड पे। अब 7वें घर के बाद हम 8वें घर में आते हैं और जिसके अंदर 11th हाउस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब इनका भाग्य से जो भी ये कमा रही हैं वो खराब हो जाएगा, पर यहाँ पर इनको गुप्त विद्याओं का ज्ञान हो जाएगा, तंत्र मंत्र यंत्र इन सब चीज़ों में इनकी रुचि बढ़ेगी, तो इनको भाग्य से ये चीज़ें मिल जाएंगी। पर 11th हाउस इन 8th हाउस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन एट ऑल। मतलब कि आपका भाग्य खराब हो रहा है, परेशानियां बस ओट में बैठी हुई हैं, आपको सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरत है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग पर मत लीजिए, कि जैसे कि अब आप पूजा पाठ कर रही हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा सिर पर अपने चढ़ा लेंगी तो भी आपका नेगेटिव इफेक्ट देने लगेगा ना। यहाँ पे राहु नेगेटिव, जब भी कोई चीज़ ओवर हो जाएगी तो वो नेगेटिव इफेक्ट देगी, और जैसे ही ओवर होगी तो वो होता है राहु हमेशा ओवर करा देता है। ठीक है, तो 11th हाउस इन 8th हाउस ये फाइनेंस के लिए बहुत ही खराब होता है। अब 9th हाउस में हम आते हैं और यहाँ पे 12th हाउस है और ये एक्टिव है क्योंकि बुध की वजह से यहाँ पे ये एक्टिव है। जब 9th हाउस और 12th हाउस एक साथ मिलते हैं तो आदमी धर्म पर भी खर्चा करता है और अर्थ पे भी खर्चा करता है, मतलब धार्मिक यात्राओं पर भी जाता है और अपने ऊपर भी खर्चा करता है। और यहाँ पे इनको सबसे अच्छा सुझाव यही है कि अपने ऊपर ज़रूर खर्चा करें, नहीं तो इनका जो पैसा ये जो भी कमाएंगे कोई और खर्चा कर रहा होगा। अब आते हैं 10वें घर में
जहाँ शनि और गुरु बैठे हैं। इट इज एक्ट और एक नंबर के साथ बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि है उसकी वजह से यहाँ यह घर जो है एक्टिव है। यहाँ पे शनि और गुरु बैठे हुए हैं। ये घर किसका है? शनि का है। और यहाँ गुरु बैठ रहे हैं, गुरु मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ जब गुरु मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हैं और शनि अच्छे इफेक्ट देंगे तो आदमी बिजनेस करने से पैसा ज़्यादा कमा सकता है। यहाँ पे नौकरी करने से वो कम पैसा कमाएगा। यहाँ पे आदमी सेल्फ मेड मैन बनने की स्थिति में होता है। अगर व्यक्ति धर्म से जुड़े कोई काम करे, मतलब एज अ प्रोफेशन, तो भी उसे सफलता मिल सकती है। ऐसे कॉम्बिनेशन जहाँ शनि और गुरु हैं। ठीक है, तो ये कहना कि अगर यहाँ पे जैसे अकेला गुरु है तो गुरु तो बहुत ही मैलेफिक इफेक्ट देता है, पर शनि क्योंकि स्वयं की राशि में है तो ये आपका जॉब या बिजनेस में परीक्षा जरूर लेता है पर अंत में आपको सफल कर देता है। ठीक है, अब 11वें भाव में आते हैं। यहाँ 11वें भाव में नंबर 2 है और कोई प्लैनेट नहीं है। अब ये एक्टिव है बिकॉज ऑफ शुक्र, क्योंकि 7वां घर एक्टिव था तो शुक्र के घर भी एक्टिव हो गए। जब शुक्र की वजह से ये 11वां भाव एक्टिव है तो यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि 11वां भाव जो है वो 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो गेन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और होम ड्यू टू डेथ और इंश्योरेंस पैसा, मतलब किसी की मृत्यु से आपको फ़ायदा हो सकता है, इंश्योरेंस के पैसे से फ़ायदा हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फ़ायदा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मंगल अच्छी पोजीशन में है। तो जब मंगल अच्छी पोजीशन में है 7th हाउस में, तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको आपके इन लॉज से फ़ायदा हो सकता है, वहाँ से आपको कुछ पैसा या प्रॉपर्टी ऐसी कोई चीज़ें मिल सकती हैं। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है बुध, और ये एक्टिव है बुध की वजह से। तो यहाँ पर जो है लॉस दिखाता है, ये हाउस ऑफ लॉस है। तो हाउस ऑफ लॉस में क्या बैठे हैं? बुध बैठे हुए हैं। तो रिलेशनशिप विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यहाँ पे स्ट्रेन करवा देता है। मतलब आपके जो भाई बहन हैं उनसे आपका रिलेशन खराब सा होने लगता है, खर्च हो जाता है ना यहाँ पर हर चीज़। तो ये थी एक जनरल प्रेडिक्शन फॉर पूर्वकाली। मैं इसमें और भी चीज़ें बता सकता हूँ पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर इन्हें कुछ और पूछना हो तो ये तो मुझसे फेसबुक पे ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, तो ये वहाँ पर भी पूछ सकती हैं। जितना कायदे का बताना था मैंने बता दिया। और कुछ अगर शंका हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।